गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। कैमरा ऑन कर लो सब लोग। इफ there's a relation defined from set A to set B, और उस सिचुएशन में क्या होगा, सम ऑफ द रिलेशन वुड बी फंक्शन, बट कुछ रिलेशन ऐसे होंगे जो फंक्शन नहीं होंगे. सो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन. नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या था? विल बी 2 raised to power m into n, है ना? नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी, याद आ रहा है? ए से बी अगर वो फंक्शन डिफाइंड है, तो हाउ मेनी फंक्शन वुड बी देयर? नंबर ऑफ फंक्शन वाज n ऑफ b टू द पावर n ऑफ a. ये था. या अदर वे अराउंड था? देखो. हम्म फॉरन लिखा. नंबर ऑफ फंक्शंस. a में वी हैव n एलिमेंट्स, b में वी हैव m एलिमेंट्स. सो नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे पता करोगे? वन के पास कितनी चॉइसेस हैं? एलिमेंट m हैज हाउ मेनी ऑप्शंस? वन. वन से भी हो सकता है, टू से भी, थ्री से भी, एम से भी हो सकता है. इट हैज एम ऑप्शंस, है ना? मान लो एम थ्री से रिलेट हो गया, फिर टू के पास कितने ऑप्शन है? टू के पास एम ऑप्शन है, m-1 नहीं. वाई? बिकॉज इट कैन ऑल्सो रिलेट विद थ्री. हाँ, तो टू थ्री से भी रिलेट हो सकता है टू फोर से रिलेट हो जाए. एंड दैट वे द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे? m raised to power n. So that's how it is. इसको याद करने का तरीका है n of b to the power n of a. ऐसे याद कर लो. The number of functions from set A to set B is always n of b to the power n of a. Remember this. मान्या, ईशान, सना, रोश, ऐशानी, कायशा, कैमरा ऑन करो सब लोग. Then next is one or injective function. Number of one or injective functions. नंबर ऑफ वन और इंजेक्टिंग फंक्शन कैसे डिफाइन करोगे? वन का मतलब है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली यूनिक इमेज, है ना? तो इस बार क्या होगा, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो दिस सेट ए एंड दिस सेट बी. सेट ए में वी हैव थ्री एलिमेंट्स, सेट बी में वी हैव से फोर एलिमेंट्स. तो हाउ मेनी वन फंक्शंस आर पॉसिबल फ्रॉम, या अदर वे अराउंड करते हैं इसको. हाँ, ए में तीन एलिमेंट है, बी में दो एलिमेंट है. हाउ मेनी वन फंक्शंस वुड बी पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी? बताओ. ए से बी में कितने वन फंक्शंस पॉसिबल हैं? हम्म हम्म वही तो बोल रहा हूँ मैं.
इसमें एक भी वन वन फंक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सबसे पहली बात 1 2 3 डोमेन है। इसको तुमने इससे रिलेट कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसके बाद 3 कहाँ जाएगा? 3 हैज टू बी रिलेटेड। तो 3 को तुम कहीं ना कहीं रिलेट करोगे, या तो ए से करोगे या बी से करोगे। तो मोमेंट यू रिलेट विद ए और बी, इट इज नॉट वन वन, इट्स मेनी वन। तो वन वन फंक्शन में सबसे पहली बात, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, एक भी वन वन फंक्शन नहीं होगा। लिख लो, if this condition is satisfied, then there will be no one one or injective function। वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एलिमेंट्स बी में ज्यादा हैं, इक्वल है, फिर क्या होगा? सेकेंड सिनेरियो, इफ एन ऑफ ए इज लेस और इक्वल टू एन ऑफ बी, फिर क्या होगा? तो उस सिचुएशन में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे? जैसे यहीं पे मान लेते हैं, इस वाली कंडीशन को ले लेते हैं। वन सपोज 3 से रिलेट हो गया, वन हैड एम एल ऑप्शंस। अब 2 के पास कितने ऑप्शन बचेंगे? 2, 1 ऑलरेडी 3 से रिलेट हो चुका है, m-1, बिकॉज दिस टाइम यू टॉकिंग वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन में भी कांट, इट हैज टू हैव यूनिक इमेज। तो m-1 बचेगा, नेक्स्ट टाइम m-2 बच जाएगा, एंड सो ऑन। So this would be m-n+1 types, which is basically mpn factorial, याद है ना, permutation। तो the formula would be m factorial by m-n factorial। तो अगर number of elements in set B are more or equal to number of elements in set A, तभी वन वन पॉसिबल होगा। एंड नंबर ऑफ वन वन का फॉर्मूला हो जाएगा m factorial by m-n factorial। सर आप एक बार ये फॉर्मूला कैसा है वो समझा सकते हो वापस? एक एलिमेंट रिलेट हो चुका है सपोज 3 के साथ, 1 के पास m ऑप्शंस थे, 1 से हो सकता था, 2 से, 3 से, 4 से, m से, इट हैड m ऑप्शंस। अब 2 के पास कितने ऑप्शन बचे? m-1। लाइक दिस। तो वो नंबर ऑफ ऑप्शंस कम होते जाएंगे, वन वन इंजेक्टिव। तो m-1 हो गया, नेक्स्ट में m-2 रह जाएगा, बिकॉज हर एलिमेंट के लिए यूनिक एलिमेंट होना चाहिए ना। तो वन वन तभी पॉसिबल होगा जब सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट एस से ज्यादा होंगे या इक्वल होंगे। तो इसमें हमने n में m-1+1 करा है। हाँ, तो दिस इज तो फॉर्मूला मुझको फॉर, लास्ट टर्म नहीं समझ आया, हमने m-1+1 क्यों करा है? बिकॉज पहले वाले में क्या था? पहले वाले में सारे एलिमेंट पॉसिबल थे, यस। है ना। पहले वाले में सारे एलिमेंट पॉसिबल थे। अगर मैं ये मान लूं कि m इज इक्वल टू n है ना, m इक्वल टू m मान लो, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। तो जो लास्ट एलिमेंट बचेगा, लास्ट एलिमेंट जो बचेगा, तो एक बचेगा ना अल्टीमेटली, वही उससे रिलेट हो पाएगा। फैक्टोरियल हो जाएगा। हाँ, ओ, अच्छा। ठीक। अदरवाइज यू जस्ट रिमेंबर दिस, वन वन का इंजेक्टिव का, it'll be 0 if na is more than nb, if it's na is less or equal nb, then it is this। ये यहाँ पे आ गया रिजल्ट, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। Then we discuss onto functions also। What is the onto function? Onto or surjective? Onto और surjective में क्या था? Anyone remember? n is lesser than m ना? Every element of set B has, every element of set B has at least one, नहीं। yes, or you can say range is equal to codomain, है ना। onto function में range codomain के equal होता है। range is equal to codomain, मतलब there'll be no element left out in set B जिसका कोई प्री इमेज ना हो, मतलब each and every element
of set B should have at least one pre-image that is onto function, और range is equal to codomain. क्या हो गया इसको? तुम लोग क्लास में टाइम पे आया करो, ठीक है? आधा घंटा बहुत होता है। आधे घंटे से अगर तुम लेट हुए 2 मिनट में मैं बाहर ही बिठाऊंगा पूरी पूरी क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट टाइम बता रहा हूँ मैं, ये लास्ट क्लास है तुम्हारी। जो अगर लेट आएगा क्लास में वो बाहर ही बैठेगा, वो बस अंदर नहीं घुसेगा नेक्स्ट टाइम से। सर जो 1 1 वाला फंक्शन है हाँ, उसमें n इक्वल टू m और n लेसर देन m का डिफरेंट फॉर्मूला नहीं होना चाहिए? वो हो ही नहीं पाएगा। अगर यहाँ पे एलिमेंट कम होंगे तो वन वन बनेगा ही नहीं ना। नहीं नहीं, अगर n इक्वल टू m होगा। हाँ, तो सेम आएगा फॉर्मूला। देखो एन इक्वल टू एम में क्या आएगा? एन इक्वल टू एम में एम फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होता है। सेम फॉर्मूला वुड बी वैलिड। एन तो इज इक्वल इसमें टू एम भी, में सेम ही तो आ गया ना फॉर्मूला। बट ये वही वाला केस होगा ना जिसमें सेट ए और सेट बी में सेम, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। हाँ, तो सेम हो गया ना। एम इज इक्वल टू एन, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। एम फैक्टोरियल हो गया आंसर उसका। ओके, तो ये मतलब ये एम फैक्टोरियल ही होता है, इसमें एम माइनस एन नीचे नहीं आता। हाँ, बेटर है इसको ऐसे ही याद कर लो। ओके सर। मान लो सेट ए में एन एलिमेंट्स है, ठीक है? और बी में 2 एलिमेंट है। अब मुझे ये बताओ कितने इनटू, पता है तुम्हें इनटू फंक्शन क्या होता है? इनटू डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ओके, इनटू फंक्शन में there'll be one element, at least one element left out in set B which does not have a pre-image, मतलब रेंज कोडोमेन से छोटा होगा, है ना? रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन का सेट बी, मतलब रेंज छोटा होता है। या कहने का मतलब कम से कम एक एलिमेंट यहाँ छूट जाएगा जिसका कोई प्री इमेज नहीं होगा। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मेरे को बताओ हाउ मेनी इनटू फंक्शन आर पॉसिबल। एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, और एन ऑफ बी कितना है? 2 है। हाउ मेनी इनटू फंक्शन आर पॉसिबल? 0। अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स इससे रिलेट हो जाए, एक इनटू बन गया, एन होगा फिर। ठीक है? या फिर सारे के सारे एलिमेंट्स बी से रिलेट हो जाए, तब भी इंटू बनेगा। तो 2 इंटू बन सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कितने इंटू फंक्शन बनेंगे? 2। सो वेन एवर एन ऑफ बी इज 2, नंबर ऑफ इंटू कितने हो गए? अक्सर इस पे क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ इंटू फंक्शन विल बी ऑलवेज 2 ओनली। लिख लो ये। बट ये मैनी वन नहीं हुआ। हाँ, मेनी वन हुआ ना। मतलब आपने हाँ, वन हम वन इंटू की किया। बात करें चाहे वो मेनी वन हो चाहे वन वन हो। सो इंटू इज 2 ओनली। हाँ, मतलब सारे के सारे, नहीं नहीं, सारे एलिमेंट ए से रिलेट हो गए या सारे एलिमेंट बी से रिलेट हो गए, तो एक छूट गया ना। तो अगर कम से कम एक छूट जाएगा, ये दोनों अलग अलग है, मैंने इकट्ठा बना दिया, तुम डायग्राम बनाओ, एक में सबको ए से रिलेट कर दो, एक एग्जांपल दो, वो हो गया, वो इंटू हो गया बिकॉज बी लेफ्ट आउट हो गया। हाँ, और दूसरे वाले एग्जांपल में सारे एकदम बी से रिलेट कर दो, एक को छोड़ दो, दो अलग अलग डायग्राम बना लो। मैंने सेम डायग्राम में दोनों बना दिए हैं। तो ये एक ही केस है ना, अगर कार्डिनल नंबर ऑफ बी 2 से हाँ ज्यादा होगा हाँ, तो फिर नहीं नहीं, ज्यादा फिर इंटू वी होगा। कांट यूज दिस फॉर्मूला। दिस इज अ पर्टिकुलर केस जो वो जो कि एग्जाम में आ रहा है पिछले 20 साल से। दो से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा इनटू के लिए। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, बुकलेट में दे रखा है मैंने, बट डोंट रिमेंबर दैट, इट्स नॉट नीडेड। तो नंबर ऑफ इंटू 2 हो ओके। गए। अब टोटल फंक्शन कितने हैं इसमें? इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल टोटल फंक्शन कितने हैं? टोटल फंक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, एन ऑफ बी टू द पावर एन ऑफ ए। तो टोटल फंक्शन हो गए 2 रेज टू पावर एन। ये हुआ। यहाँ देखो, एन ऑफ बी टू द पावर एन ऑफ ए, याद करने का तरीका है जिसमें हम जा रहे हैं ना, वो यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे आएगा ऊपर। हाँ, तो दिस इज टोटल फंक्शन। अब मैंने बताया था वन वन अगर फंक्शन नहीं है तो मेनी वन होगा। वन वन एंड मेनी वन ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल फंक्शंस, ठीक है? सिमिलरली into plus onto, because into function and onto they are
disjoint sets. Into functions and onto are equal to total functions. Number of into functions plus number of onto function equal to total function, या number of one function plus many functions, many one function, ये हमेशा disjoint होता है, is equal to total functions. onto में सेट बी में कुछ भी नहीं छूटेगा, सेट बी में कुछ भी नहीं छूटेगा, इनटू में कम से कम एक छूट जाएगा. तो यहां पे नंबर ऑफ इनटू फंक्शन 2 थे, तो नंबर ऑफ ऑन टू कितने हुए इसमें? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हुए? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन विल बी टोटल फंक्शंस विच इज 2 रेज टू पावर n माइनस नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, वो कितने हैं? 2. So this is the formula for total number of onto functions only for this particular example. Into plus onto होता है total function. Total function 2 raised to power n है. Into 2 हैं. अभी किया ना तुमने into function, तो onto आ गया. नंबर ऑफ onto निकाल लिया हमने. हाँ, तो जब भी सेट बी में 2 एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस 2 हो गया, नंबर ऑफ onto हो गया 2 रेज टू पावर n -2. ये रिजल्ट आप याद कर लो, क्वेश्चन इन्हीं पे आएंगे जो लिखा हुआ है बोर्ड में. अब वापस पढ़ाई के मोड में आ जाओ तुम लोग. मस्ती हो गई ना पूरी? क्या बात कर, अब रिजल्ट के बाद करना मस्ती. जब एक बार रिजल्ट आएगा जेई का 2027 में आएगा ना, ऑन टू में ये था कि सेट बी का हर एलिमेंट रिलेट होना चाहिए ए के साथ, बी में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए. तो जैसे हमने बी को छोड़ दिया था सब, हाँ, एक एटलीस्ट वन एलिमेंट विल बी लेफ्ट आउट जिसका प्री इमेज नहीं है. हाँ, एक तब भी इंटू होगा, 2 छूटेंगे तब भी इंटू होगा. हाँ, मत कुछ छूटना चाहिए, दैट इज हाउ यू रिमेम्बर इट. हाँ. सर हाँ, सर एक एग्जांपल दे दीजिए इनटू फंक्शन का. इनटू फंक्शन का ये हो गया ना एग्जांपल अभी जो किया था. देखो ये इनटू फंक्शन है 1 2 3 ए बी, ये सारे सिरे ये इनटू फंक्शन हो गया, बी छूट गया. एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी लेफ्ट आउट इन सेट बी विच डज नॉट हैव अ प्री इमेज. अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये लिख लिया. Suppose we have a function defined from set A to set B. सेट ए मान लो ये है, सेट बी ये है. सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, इसमें एलिमेंट्स है ए बी सी. फर्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ए से बी में कितने हैं. टोटल रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी बताना है. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, टोटल फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी बताना है. थर्ड पार्ट बताना है 1 1. फोर्थ पार्ट बताना है मेनी 1. फिफ्थ पार्ट ऑन टू एंड सिक्स पार्ट इन टू. सोच समझ के आराम से करो फॉर्म. और क्या, तुम्हें पिछली क्लास में मैंने बोला था, तुम भाग गई थी, चुप पतली गली से निकल ली थी, मुझे मालूम है. याद आ रहा है? वो उसमें देख लेना, वीडियो देख लेना, वीडियो देख लेना, लास्ट 2 वीडियोस. ठीक है, ठीक है. और पुराना देख लिया तुमने सारा? बहुत कुछ मिस किया था तुमने, नहीं लग रहा तुम जिसने बोल रही हो. हाँ, इसका मतलब ना है, नहीं देखा ना. सर इंटू का तो आपने एक ही फॉर्मूला बताया, वो टू ही, वो भी वो जो स्पेशल केस था तो इंटू. अच्छा ओके. दिमाग पे थोड़ा जोर डालोगे तो हो जाएगा. ठीक है,
ओ अच्छा, हाँ जी, सॉरी, याद आ गया। ठीक। दिमाग का इस्तेमाल करना वापस शुरू करो सब लोग, अब बहुत दिन हो गए री यूज नहीं हुआ। यू यूज इट और लूज इट। इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट, दिमाग के साथ ऐसा होता है। तो काफी टाइम से यूज नहीं हुआ है तो वो लूज हो रहा है। क्यों रागनी, से बोल रहा हूँ ना, दिमाग का यूज ही नहीं हो रहा है तो वो लूज हो रहा है। ऊपर से तुम हेल्दी प्रोडक्ट्स खाते रहते हो तो बिल्कुल, ये देखो। हाँ, फॉर्मूले दे रखे हैं, लिखे ना तुमने, लिखे नहीं? हाँ बस वहां से देख लो, पता लग जाएगा। प्रीवियस में मैंने तुम्हें सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। 1, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। लिख लिया? लिखा है ना सारा, ये फॉर्मूले से आ जाएगा। हाँ, बी में ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये एन ऑफ ए। नहीं नहीं, इसके नंबर टू द पावर इसके नंबर, और जैसे 4 है ये, तो 4 raised to power 5, अगर ये 5 है तो। नहीं नहीं नहीं, वैसे नंबर पूछा है मैंने सिर्फ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हो जाएगा, तुम सोचो। कि तुमने पुरानी क्लास मिस की हुई ना। हाँ राइट। 1 1 कितने फंक्शन बन रहे हैं? फॉर्मूला दे रखा है तुम्हें। तुम पिछली क्लास का करोगी, अभी तो लिखती जाओ प्रॉपरली सारा। ये फोन तुम्हारा बहुत अच्छा लगा मुझे। ये वो दूसरा तो नहीं है ना? दूसरा है अभी भी? ये यूज करो। हम्म। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, आ जाएगा। आएगा, आ जाएगा। करके दिखाने तो पागल हो जाओगे बिल्कुल। नहीं, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, सोचो थोड़ा सा। पुश योर सेल्फ। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, आ जाएगा आंसर। तो टोटल रिलेशन कितने बन गए? 2 raised to power m into n, है ना? कितना होता है? 512। राइट, दिस इज टोटल फंक्शन था n of b to the power n of a। n of b भी 3 है। कितना हो गया ये? टोटल फंक्शन 27 बन रहे हैं। अब 1 1 का फॉर्मूला भी हमारे पास है, 3p3, है ना? और 3 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल। आएगा ना? ये लिखो, इसको लिखती जाओ, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में भी नहीं आएगा। और आज जाके पिछली क्लास को रिवाइज करना। हाँ। फिजिक्स का मैग्नेट इफेक्ट, वो करंट स्टार्ट हो रहा है, न्यू चैप्टर। और टेस्ट है थर्ड को, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ये हो गया 1। 6 फंक्शंस 1 1 हैं। मतलब एक एलिमेंट एक से रिलेट, मतलब तुम चाहो तो इसको लिख के भी कर सकते थे। यस, ये तो दिमाग लगाना था। अभी मैंने बताया था, जो 1 1 नहीं है वो मेनी वन है, जो मेनी वन नहीं है वो 1 1 है। तो टोटल फंक्शंस में से अगर हम 1 1 माइनस कर दें, टोटल फंक्शन 27 थे, 6 माइनस कर दिया, 21 आ गया, बस सिंपल सा था। अब ऑन टू कैसे निकालोगे, ये दिमाग लगाओ, या इन टू कैसे निकालोगे, या तो इन टू बनाओ। सर ऑन टू 6 है और इंटू 27 पर 21। क्या? ऑन टू 6 और इंटू 21। ऐसे एक काम करो, बना के जरा देखो, 1 1 कितने बन रहे हैं? नहीं, 1 1 नहीं, ऑन टू कितने बन रहे हैं? ए, मेनी वन का ट्वेंटी कोई फॉर्मूला नहीं है। मेनी वन का फॉर्मूला नहीं है, 1 1 का था तो टोटल में से मेनी वन माइनस 1 1 माइनस कर दिया हमने। ऑन टू तो वन बार नहीं होंगे क्योंकि सोचो सोचो सोचो। अच्छा, मेरे को 1 1 बता के बनाओ, 1 1 कितने बन रहे हैं?
वन वन बना सकते हो तुम, ड्रॉ करो, फिर करना मैनुअली करो वन वन। एक बार वन वन ड्रॉ कर लो सब लोग मैनुअली, उसी से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। टेल, वन वन बनाओ सारे एक बार, सारे वन वन फंक्शन बना लो। सर 1 1 तो 3 फैक्टोरियल ही होगा ना? बनाना एक बार, बनाना भी है। कितने बन रहे हैं? इनटू तो हाथ से लिखते हैं, टोटल माइनस वन, टोटल माइनस, अच्छा अभी इनटू हम कर रहे हैं। वन वन बनाओ पहले एक बार, ड्रॉ करो एरो डायग्राम से। एरो डायग्राम से बनाओ, अनन्या बनाओ बोर्ड पे, बनाओ ना बोर्ड पे, चलो। अरे बनाओ तो सही, 9 बना दो तुम, ठीक है, ज्यादा बना दो, बोनस 3 बोनस हो जाएंगे, ठीक है। हाँ बनाओ, कहाँ पे? नहीं नहीं, वहां नहीं, यहाँ बनाओ ना। 6 बनाओगे ना, एक थोड़ी बनाओगी। एरो डायग्राम से बनाओ, तुम्हारा आंसर वहीं से आ जाएगा। कितने बन गए? ड्रॉ करो एरो डायग्राम से, तो तुम लिखती जाओ, और फिर आज ही जाके तुम दो क्लास देखना। सर 3 बन रहे क्या टोटल ऑन टू वाले? वन वन कितने बन रहे हैं बताओ मुझे, वन वन ड्रॉ कर लिया तूने एरो डायग्राम से? तो हाँ 6 बन। हाँ सर। अब इन वन वन में से मुझे बताओ कितने ऑन टू है, कितने इन टू है? सर 3 है वो तो, क्या रे, अरे ऑन ऑन बावड़े हो टू गए नहीं। तुम, ये तो 9 बनाने जा रही है। बनाओ ना, और एक एलिमेंट एग्जैक्टली वन से रिलेट होगा। बन गए तुम्हारे? वन वन ड्रॉ करो ना, वन वन ड्रॉ करना है। वन वन 6 बनेंगे ना सबके, क्यों सिया 6 बनेंगे? सिया कुछ बना किया तुमने? हाँ हाँ बना रही हूँ सर, हो रहा 3 बनाए तुमने, 6 बनाओ पूरे। क्या, 3 ही तो बनेंगे, 6 हैं वन वन। क्या, तो 1 2 3 6 कैसे कैसे बनेंगे? चलो चलो जल्दी से। आर्यमन हो गया? ऑलमोस्ट। कायशा डन? सब कुछ ठीक रहता है। 6 है ना वन वन, बनाओ। हाँ ऑब्वियस सी बात है। देखो, एक में ए को ए से रिलेट कर दिया, और फिर बी और सी इंटरचेंज हो गया, फिर दो, 2 को ए से कर दो, बी और उनको इंटरचेंज कर दो, लाइक दैट, ऐसे बनाते जाओ, 6 बन जाएंगे बस। तो एरो की पोजीशन कर दो ना चेंज, तुम क्या उसको एबीसी को चेंज कर रही हो? देखो, 1 तुमने ए से कर दिया, 1 को दोबारा ए से करो, और 2 3 को इंटरचेंज कर दो, 2 को सी से कर दो, 3 को बी से कर दो, इस तरह तुम्हारे सारे बन जाएंगे। अब ये 6 जो वन वन बन रहे हैं, 6 के 6 ऑन टू हैं, इसके अलावा कुछ ऑन टू बन ही नहीं सकता, बिकॉज जब भी इसके एलिमेंट के इक्वल होगा, जितने ऑन टू बनेंगे उतने ही वन वन बनेंगे। गॉट इट? जब भी m इज इक्वल टू एन होता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में m इक्वल टू एन है ना, दे आर इक्वल। सो वेन एवर दे आर इक्वल, नंबर ऑफ ऑन टू एंड नंबर ऑफ वन वन विल बी द सेम। जो वन वन होगा वो ऑन टू होगा, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ गए ना। तो नंबर ऑफ वन टू एंड नंबर ऑफ वन वन आर इक्वल, लिख लो साइड में, मान्य तुम्हारा आंसर सही था। थैंक यू सर। जब भी m इज इक्वल टू एन होगा, जब भी दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, लिखो इफ n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b, if n of a is equal to n of b, then number of 1 1,
number of 1 1 functions and number of onto functions will be equal. That is, number of many one and number of into function will all be equal. That is, number of many one and number of into functions will all be also be equal. तब तो फिर देख करना पड़ेगा फॉर्मूले से. फॉर्मूला वो बहुत लंबा वो आएगा नहीं ना, वही तो बता रहा हूँ मैं. क्वेश्चन या तो बी में 2 एलिमेंट दे रखे होंगे, या ऐसे क्वेश्चन होगा जिसमें दोनों में सेम एलिमेंट होगा. उससे ज्यादा वाला क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है. या तो बी में 2 होना चाहिए फिर एलिमेंट, तभी तुम कर पाओगे. अदरवाइज का बहुत कॉम्प्लिकेट फॉर्मूला है. इफ यू वांट टू रिमेंबर दैट, बुकलेट से देख लेना. बट वो क्वेश्चन आया नहीं आज तक. तो नंबर ऑफ ऑन टू कितना हो गया इसमें? 6. एंड नंबर ऑफ इनटू कितना हो गया? इनटू कैसे आ रहा है? टोटल फंक्शन में से, बस वो आ गया. ये था. हाँ, याद रहेगा भी है. वही तो अभी अरे लिखवाया क्या था. तुम कहाँ हो, इस दुनिया में हो या ना हो? कहाँ हो तुम? सर हाँ, सर नंबर ऑफ ऑड टू फंक्शन हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कि जो पहला एलिमेंट होगा उसके पास जितने एलिमेंट्स है बी के अंदर उतने ऑप्शन हो गए और पीएनसी से. करके देखो, आएगा नहीं, वो बहुत लंबा हो जाएगा उससे. सर इसमें जैसे कि इसमें हो रहा था कि फर्स्ट के पास 3 फिर सेकंड के पास 2 फिर वो दूसरे थर्ड वन के वन पास 1. अरे वो उससे 1 1 आ रहा था. उससे 1 1 आ दो, हाँ 1 1 का मेथड है. एंड सिंस m इक्वल टू n था, तो 1 1 एंड ऑन टू इक्वल हो गए. ओके सर. ओके सर. मतलब 1 1 निकालना तो हमें फॉर्मूला हमारे पास है. ऑन टू का फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है. अगर तुम चाहो तो बुकलेट से देख लेना. बट आई वुड सजेस्ट जस्ट फॉरगेट इट. हाँ, उसकी जरूरत ओके नहीं है, सर थैंक बिकॉज अभी तक क्वेश्चन ऐसा नहीं आया आज तक. या तो बी में 2 दे रखा है, एन ऑफ बी की वैल्यू 2 दे रखी है, तो हमें मालूम ही है फॉर्मूला. या फिर हमें m इक्वल टू n दे रखा होगा. अब हम आते हैं डोमेन ऑफ ए फंक्शन पे. हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ ए फंक्शन? We know that whenever a function is defined from set A to set B, the entire set A is basically domain of the function, because by definition of function, each and every element of set A should be having exactly one image in set B. तो पूरा का पूरा A डोमेन कहलाता है. लेकिन डोमेन का मतलब वो हुआ, जनरली क्या होता है, फंक्शन जो सेट ए होता है, एलिमेंट x बिलोंग्स टू सेट ए, एंड जो y होता है दैट इज b. मतलब x इज बेसिकली, जितने भी हम रियल वैल्यूड फंक्शन डिस्कस करेंगे उन सब में x विल बी डोमेन एंड y वुड बी द रेंज. जैसे कोई फॉर्म y इज इक्वल टू साइन x कोई फंक्शन है, तो x डोमेन हो गया, y रेंज हो गया. y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 5, ये भी x डोमेन का पार्ट हो गया, y इज द रेंज, लाइक दैट. So whenever we come across a function, x will be basically denoting the domain only. तो अब अगर कोई फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डोमेन क्या होगी? डोमेन इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड. लिख लो, डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज set of values of x for which function is defined. Domain of a function is set of values of x for which a function is defined. अब डिफाइंड का मतलब ये हुआ, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए. दीज थिंग्स नीड टू बी अवॉइडेड बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग ओनली विद रियल वैल्यूड फंक्शन. एक्स भी रियल होगा, वाई भी रियल होगा. योशा, तुम लास्ट क्लास में नहीं थी ना? बहुत सारी क्लासेस तुमने मिस की है ना? Yes, sir. So I saw the recordings. देख लिया? Yes, एक sir. बार कैमरा ऑन कर लो, मैं भी तुम्हारा चेहरा भूल जाता हूँ. कभी तुम 1 महीने में 1 क्लास करती हो ना, मुझे पता होना चाहिए. तो
अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में दे रखा है, रैशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. द रूल इज दैट डिनोमिनेटर विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. तुमने देखा होगा 10th क्लास में, 9th क्लास में तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्वाड्रेटिक के, लीनियर इक्वेशंस के, तो वहां पे साइड में कुछ लिखा हुआ होता था. यू नेवर बॉदर्ड कि ऐसे क्यों लिखा हुआ है. जैसे ये क्वेश्चन था तो यहाँ साइड में लिखा होता था एक्स इज नॉट इक्वल टू -2, एक्स इज नॉट इक्वल टू -5. तुमने कहीं बॉदर किया ऐसा क्यों है? द मोमेंट डिनोमिनेटर इज जीरो इट बिकम नॉट डिफाइंड, राइट? तो जब भी कोई फंक्शन इस फॉर्म में होगा तो डोमेन निकालने का तरीका हुआ डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, करें क्वेश्चंस. जैसे ये क्वेश्चन मान लो तुम, इसका मुझे डोमेन निकालना है इसका, तो डोमेन कैसे निकलेगा? डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 5, मतलब x could be all real numbers but not 5. तो आंसर लिखोगे r minus 5. That is the domain. Or you can also write minus infinity to 5 union 5 to infinity. ऐसे भी लिख सकते हो. तो जब भी कोई फंक्शन इस फॉर्म में होगा, the rule is very simple, denominator not equal to 0. करें क्वेश्चन सब. Find domain of each function. हम्म. और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखूंगा ना, उनका तुम्हें ग्राफ भी बनाना है. मैंने बनवाए थे ग्राफ पहले? नहीं बनवाया ना ग्राफ. नहीं, इस साल दोबारा बनाएंगे ना. वो तो भूल गए लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर तुम नाम भी अपना भूल गए क्या था. अच्छा, चलो अच्छी बात है. कूल. गोवा 7 days. मैं नॉर्थ गोवा ही जाता हूँ हमेशा. ओनली सब कुछ. दिया ना रूल, f/d, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो. नॉट इक्वल टू जीरो करना है. जैसे पहला वाला है, जैसे मॉड x -4 नॉट इक्वल टू जीरो, तो मॉड x नॉट इक्वल टू 4. जब मॉड हटता है तो प्लस माइनस साइन आता है. करने से पहले हो गया. हाँ वही है.
तो इसमें 2 एलिमेंट हट जाएंगे तुम्हारे। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -4 and 4। थर्ड को याद है टेस्ट से तुम्हारा? पढ़ाई हो गई? पढ़ लो अब। सेकंड हो गया? फैक्टराइज करो। हाँ, डी निकाल के कर लो, या परफेक्ट स्क्वायर बताया था ना। नॉट इक्वल टू 0। मतलब बहुत सारे कैसे लिखोगे? कॉस, हाँ, कॉस 0 कब होता है? ऑड मल्टीपल जो पाई/2 पे, तो 2n-1 इंटू पाई/2। तो 2n-1 इंटू पाई/2 कर दो ना। सर पढ़ने का इन पूरा वाला देखो। क्वेश्चंस में हम इंटरवल पढ़ना नहीं शुरू कर देखेंगे बोल ना? दो। नहीं नहीं, कब? क्या बोलो दोबारा? इसमें हम इंटरवल्स नहीं करेंगे ना, बस नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। हाँ हाँ, लेकिन कुछ वैल्यूज के लिए नॉट इक्वल टू 0 आएगा। हाँ, तो जैसे कि सेकंड फिर में 6 and 1 कैसे आ रहा है? क्या बात कर रही हो नंदिनी, तुम भूल गई? इसके फैक्टर्स बनेंगे x² - 3x and -2x। तो प्लस एक्स है ना प्लस ये? टू एक्स माइनस थ्री होगा। नेगेटिव क्यों होगा? तो r माइनस -2 होगा। -2 किस खुशी में होगा? तुम लोग सारा भूल गए क्या मैथ्स 15 दिन में? सर मैं तो पेपर था आज मैथ्स का। कौन सा मैथ्स का? तुमने क्या किया होगा फिर आज? सर ये मत पूछो। वही तो लग रहा है मुझे। नहीं सर, ठीक था। नहीं, मैं सेकंड। कोई 6 and 1 बता रहा है। ओह ओके, ठीक है, मैंने साइन गलत से कराया है। तुम ये कोक वगैरह पीते हो ना, ये मत पिया करो, दिमाग तुम्हारा बंद हो जाता है इससे। जल्दी जल्दी जाओ, इससे दिमाग काम करना बंद हो जाता है। परफेक्ट स्क्वायर बना लो ना, या डी निकाल दो इसका। न्यूमरेटर से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उसका डोमेन आर होता है। पॉलिनोमियल इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। इसमें तो कोई डाउट नहीं, थर्ड वाला कैसे करोगे? नॉट इक्वल टू 0। तो x1 का क्यूब रूट क्या होता है? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इनको तो वैसे डिस्कार्ड कर दो, बिकॉज दे आर द नॉट रियल नंबर्स, है ना। सिर्फ 1 आएगा। tan x में कैसे करोगे? tan x में cos x नॉट इक्वल टू 0। अब cos 0 कब होता है? cos हमेशा ऑड मल्टीपल जो पाई/2 पे 0, cos y एक्सिस पे 0 होता है। जैसे 90 पे, या 270 पे, या फिर 450 पे। ऑड मल्टीपल ऑफ, है ना, x कैन नॉट बी ऑड मल्टीपल। कैसे लिखोगे? 2n-1 पाई/2, या 2n+1 पाई/2, n इज इंटीजर। n अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो ये हमेशा ऑड हो जाएगा। 2n-1 और 2n+1 भी हो सकता है। तो ये वैल्यूज हमें हटानी है। तो कहने का मतलब, हाँ, r माइनस ऑल वैल्यूज ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, जनरलाइज करके लिखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे tan डिफाइंड नहीं होगा। अब इसका ग्राफ भी बनाना है। यहाँ तक सभी का हो गया? फोर्थ तक? रागिनी, अमायरा? सर हाँ। Yes, sir. सर जो फिफ्थ पार्ट है उसमें जब डी निकालेंगे तो माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फिफ्थ का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है। कितना आ रहा है? -32। -20। -32। तो 90 कहने आ का रहा है। मतलब दिस इज, इट विल नेवर बी इक्वल टू 0। इसका दूसरा मेथड भी है, डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो ये बन जाएगा x+2 का होल स्क्वायर +5। देखो जरा,
डिनोमिनेटर इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5। किसी भी होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? हाँ, 0। बिकॉज 9 है ना ये, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब दोनों साइड में तुम 5 ऐड कर दो, तो कहने का मतलब डिनोमिनेटर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। मतलब डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। या तो डिस्क्रिमिनेंट से पता लग रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब फॉर नो वैल्यू ऑफ एक्स इट विल बी जीरो। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव का मतलब है इस क्वाड्रेटिक का कोई भी रियल रूट नहीं है। तो रूट का मतलब क्या होता है? वो वैल्यू जहाँ पे वो जीरो हो जाता है। मतलब एक्स की किसी भी रियल वैल्यू के लिए जीरो नहीं होगा, मतलब ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। या यहां से भी पता लग रहा है। हम प- देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा था, मतलब इट हैज नो रियल रूट। रूट का मतलब होता है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक में किया था, कि अगर किसी के रूट, अगर डी ग्रेटर देन जीरो आता है, डिस्क्रिमिनेंट है यहाँ पे, डिनोमिनेटर नहीं है, तो उसके दो रूट होते हैं। रूट का मतलब वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सेस को, उसका मतलब रूट होता है। तो अगर इसका डी जीरो नहीं, डी इसका डी अगर नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये कभी भी एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब वाई की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, मतलब ये जीरो कभी भी नहीं हो सकता ना। तो जो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। या दूसरा तरीका था, मैंने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया। तो परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है, और ये ऑलरेडी 5 एडेड है यहाँ पे, तो मतलब डिनोमिनेटर हमेशा 5 से बड़ा होगा। डिनोमिनेटर 5, मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर जीरो से बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा, मतलब जीरो कभी होगा ही नहीं। मतलब इट इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। फिफ्थ, तो सर किसी का भी डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव आएगा तो उसकी डोमेन सारे रियल नंबर्स किसी और रियल नंबर्स अगर होंगे। किसी रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर है या क्वाड्रेटिक है, और उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब वो कभी भी जीरो नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? उसके रियल रूट नो है रियल नहीं। रूट्स। हाँ, रियल रूट का मतलब किसी भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वो वो क्वाड्रेटिक एक्सेस नहीं जीरो नहीं करते। होगा। ये है। तो डोमेन तो फिर रियल नंबर्स हुई ना। हाँ, आ गया ना, आर लिख तो दिया मैंने यहाँ पे। हाँ, ठीक है। थैंक यू। फोर्थ वाले में हमने लिखा साइन बाय कॉस, इसका ग्राफ भी बनाएंगे अभी। तो डिनोमिनेटर कॉस एक्स है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक्स नॉट इक्वल टू 2n - 1 पाई/2। कॉस हमेशा पाई/2 के ऑर्डर मल्टीपल पे जीरो होता है। ये रिजल्ट देख लो, 4 रिजल्ट मैंने पहले भी लिखवाए थे। साइन एन पाई हमेशा जीरो होता है। जहाँ पे साइन जीरो होता है वहाँ पे कॉस +-1 होता है। साइन 2n - 1 पाई/2, मतलब पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स हमेशा -1 या +1 होते हैं। जहाँ साइन +-1 होता है वहाँ पे कॉस हमेशा जीरो होता है। ये 4 रिजल्ट लिख लो एक कागज में, फोल्ड करके ताबीज बना लो और गले में टांग लो। बहुत काम आएगा ये, कई बार बात हो चुकी है। तो cos x नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब x के नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, मतलब r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। अब इसका ग्राफ बनाते हैं tan का, काम आएगा ये फंक्शन में, उसमें भी काम आने वाला है ये। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा ग्राफ बहुत काम आएंगे अभी। tan का सर ग्राफ, हाँ। तो tan और sec का मतलब सेम डोमेन हो गया ना। बिल्कुल सही बोला तुमने। सर लास्ट वाले में cos 2n - 1 होगा या +1 होगा? किस वाले में लास्ट? जो आपने लास्ट लिखा है cos 2n टू - एन 1 प्लस पाई बाय वन भी कर सकते हो, 2n - 1 भी कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक टू है। एन प्लस वन भी ऑड नंबर होता है हमेशा, और 2n - 1 भी ऑड होता है। एन को तुम कुछ भी डालो हमेशा ऑड आएगा, देखो। फिफ्थ वाले में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है। नहीं नहीं, n - 1 है, 2n - 1। इवन नंबर में से अगर तुम 1 ऐड करो तो ऑड मिलता है हमेशा, नहीं करेगा। इस वाले में हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, वो आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब डिनोमिनेटर के रूट्स नहीं है, मतलब वो कभी जीरो नहीं होगा। ऑल वैल्यूज ऑफ आर, एक्स की सारी वैल्यू पॉसिबल है।
अब टैन का ग्राफ बनाते हैं। हाँ हाँ, टैन का ग्राफ बनाओ, उससे ग्राफ से डोमेन और रेंज दोनों निकालेंगे। कहाँ कहाँ पे पॉसिबल नहीं है ग्राफ, π/2 और -π/2 पे डिफाइंड नहीं होगा। तो जहाँ ये डिफाइंड नहीं होगा वहां पे मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। जिन पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं है वहां पे डॉटेड लाइन। फिर आएगा पाई, 3π/2 पे भी डिफाइंड नहीं होगा तो वहां पे भी डॉटेड लाइन। कई बार कई सारे क्वेश्चन ग्राफ बना के ही सॉल्व हो जाते हैं, तो ग्राफ और उनका इंटरप्रिटेशन तुम्हें आना चाहिए। यस। तो जहां जहां पे cos x tan x डिफाइंड नहीं है हमने उनको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। फंक्शन है हमारा y = tan x। हमें मालूम है tan 0 कितना होता है, 0। तो ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। फर्स्ट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। 0 से -π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, ये वाला, ये नेगेटिव। तो मतलब ग्राफ जो एग्जिस्ट करेगा उसका, यहाँ पे तो आएगा ग्राफ इस पार्ट में नेगेटिव, और यहाँ पे ग्राफ ऊपर आएगा। इतना हमें आइडिया लग चुका है ना। दूसरी बात, हम बाद में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी पढ़ने वाले हैं। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया फंक्शन को, विच इज ऑलवेज, मतलब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। 1 1 बताता है मैंने कैसे निकलता है। जब भी डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आता है पूरे डोमेन में, तो -π/2 से π/2 उसका प्रिंसिपल डोमेन है टैन का। इस पूरे डोमेन में sec² x पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग है, मतलब ये 1 1 फंक्शन है। कहने का मतलब इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। तो मैं आइडिया लग गया कैसे ग्राफ होना चाहिए। ग्राफ विल बी मूविंग अपवर्ड, passing through origin. It will not touch but try to touch these lines. जिन लाइंस को टच करने की कोशिश करेगा इन्फिनिटी पे, वो कहलाते हैं एसिम्प्टोट्स। लाइन where a given graph would touch at infinity are called asymptote. Asymptote, asymptote। तो ये टैन का ग्राफ है, मतलब पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा तुम्हें। नहीं, देखो स्क्वायर है ये, डेरिवेटिव का साइन देखना है तुम्हें, ना कि फंक्शन का। तो sec² x बताओ मुझे नेगेटिव एंगल पे। हाँ, नहीं चढ़ना पड़ रहा है तुम्हें। तुम अगर तुम यहाँ ऐसे जा रहे हो ना, उल्टा नहीं। अब इट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन, इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर दिस पीरियड। यस, पीरियड ऑफ अ फंक्शन बाद में डिस्कस करेंगे। ये पाई के बाद रिपीट होता है, मतलब सेम ग्राफ यू कैन। तो अभी ये स्ट्रिक्टली 1 1 है, और ये ऑन टू भी है। इसका रेंज कैसे पता लगेगा तुम्हें, रेंज का मतलब वैल्यूज ऑफ वाई। वाई की वैल्यू -∞ से +∞ जा रही, सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो इसका रेंज भी पता लग गया, और डोमेन तुमने ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो रेंज क्या हो गया, आर। डोमेन क्या हो गया, तो एसिम्प्टोट क्या होता था? a line where a given function intersect at infinity। ये हो गया, डोमेन और रेंज दोनों पता लग गए। अभी इस हमने इस समय इसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। द मोमेंट यू ड्रॉ अनदर ग्राफ, ये अब ऑन टू नहीं रहेगा, ये 1 1 नहीं रहेगा। सॉरी, ऑन टू तो है, 1 1 नहीं है अभी, बिकॉज द हॉरिजॉन्टल लाइन विल इंटरसेक्ट। हाँ, इसीलिए जब इनवर्स तुमने पढ़ोगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में, इनवर्स में इसका प्रिंसिपल डोमेन होता है -π/2 से π/2।
इसे सर पीरियोडिक आपने डोमेन के नीचे क्या लिखा है, y इक्वल टू डोमेन के नीचे क्या लिखा है राइट साइड पर? वो टैन था, वो हट गया इनफैक्ट। अच्छा वो फंक्शन है, सॉरी। वो फंक्शन उसको डिफरेंशिएट किया था ना, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था। तो tan x समझ में आ गया। ग्राफ और उसका इंटरप्रिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हर प्रिंसिपल डोमेन में इंक्रीजिंग ही रहेगा बिकॉज का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। बन गया, बना लिया। हम्म। नेक्स्ट क्या था? sec x करो। 1/cos हो गया, cos मतलब सेम डोमेन आएगा, इसका ग्राफ बनाना है हमें। हाँ वही है। ग्राफ से हम इसका वो भी निकालेंगे। 9:30। तुम्हारी पहली बार क्लास में आई हो ना, इसी खुशी में आज टाइम बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसका डोमेन तो हमें पता लग गया। sec x का डोमेन इज सेम एज डोमेन ऑफ tan x। cos का रेंज क्या होता है? क्या बात कर रहे हो? cos x का रेंज है -1 to 1, है ना। cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। मतलब अगर हम 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें जो कि -1 और 1 के बीच में है, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी? जैसे मैंने 0.1 ले लिया, तो द वैल्यू वुड बी 10। इफ आई डिवाइड 1 बाय से अनदर नंबर 0.01, तो क्या आंसर आएगा? 100 आएगा। कहने का मतलब जब भी 1 को यू डिवाइड बाय नंबर विच इज बिटवीन -1 एंड 1, योर आंसर वुड बी ऑलवेज मोर देन 1 और लेस देन -1। मैं कहने का मतलब ये हुआ कि 1/cos x की वैल्यू कभी भी 1 और -1 के बीच में लाई नहीं करेगी। वैल्यू ऑफ 1/cos x विल नेवर लाई बिटवीन 1 एंड -1। तो हमें इतना पता लग चुका है कि जब इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो इन दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में इसका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। sec x की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी और -1 से के बीच में नहीं हो सकती। ये बात समझ में आ रही है? sec x will never lie between 1 and -1। वो कैलकुलेट किया तुम्हारे सामने। 1 को तुम किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो 1 और -1 के बीच में, डेसिमल ना आ जाएगा धीरे धीरे। मैथ छोड़ दिया तुमने? मैथ छोड़ दिया है क्या? इसके बाद तुम पढ़ी रहेंगी। मार्क्स मिल गए? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, वो तो करने से पहले भी आता है। तुम्हारे कितने आए टेस्ट में? मार्क्स ही नहीं मिले मतलब 0? मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स स्कूल में हो चुका है। हाँ, कितने मिले? अब इसके डोमेन में क्या था, कौन कौन से वैल्यूज हमें हटाने हैं? π/2 हटाना है, -π/2 हटाना है, 3π/2 हटाना है, और -3π/2 भी हटाना है। अभी तो किया ही, लिखा तो इतनी जोर से यहाँ पे। ऑड मल्टीपल π/2 भी डिफाइंड नहीं है ये। इट इज नॉट डिफाइंड एट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। कितना बनाओ एक बार। ये y एक्सिस है।
सर हम -1 और 1 को इंक्लूड करेंगे हाँ, रेंज में। बिकॉज जब cos x -1 होगा तो sec x -1 हो जाएगा। जब हाँ cos जी। x +1 होगा तो sec x भी 1 हो जाएगा। तो 1 एंड 1 पे तो आ सकता है, उनके बीच में नहीं आएगा। ठीक है सर। मतलब sec x का ग्राफ इन दोनों लाइंस के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इतना एक बार ड्रॉ कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। cos x का रेंज होता है -1 to 1। तो अगर 1 को तुम इससे डिवाइड करो, -1 और 1 के बीच में किसी भी नंबर से, तो आंसर हमेशा 1 से बड़ा या -1 से छोटा आएगा। अब वापस वही कहानी, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट में sec x पॉजिटिव, -π/2 से 0 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में। तो कहने का मतलब ये कुंडली cos x या sec x की है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, मतलब इस ब्लू लाइन के ऊपर ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ होगा। हाँ, जरा इसको डिफरेंशिएट करो ताकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आइडिया लग जाएगा। sec x का डेरिवेटिव बताओ। ठीक है, टेल मी वन थिंग, 0 से π/2 में दोनों पॉजिटिव होंगे, तो dy/dx पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्राफ वुड बी इंक्रीजिंग। यहां से शुरू होगा, ग्राफ वुड बी इंक्रीजिंग बिकॉज ये एसिम्पटोट बन रहा है। -π/2 से फोर्थ क्वाड्रेंट में sec x पॉजिटिव और tan x नेगेटिव। tan x नेगेटिव होता है फोर्थ में। ये जो कुंडली बनाई है मैंने sec x की बनाई है, tan की कुंडली क्या बनेगी? ये। तो फोर्थ क्वाड में tan नेगेटिव और sec पॉजिटिव, उनका प्रोडक्ट नेगेटिव, मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। इट बी लाइक दिस, यू बन जाएगा। ये रिपीट होता जाएगा। अब ये रिपीट होता सर जाएगा। बट हाँ, 1 पर नहीं होगा ना, ये 1 के ऊपर होगा रिकॉर्ड। नहीं 1 पे होगा। कॉस कॉस 0 अगर मैं लेता हूं तो क्या आएगा? एक्स को मैंने 0 ले लिया, 1 कॉस 0 इज 1, y इज 1, सेक एक्स कॉस सेक 0 भी 1 होता है। तो ये 1 पे लाई करेगा। बहुत जोर से। Okay. यहां देखो π/2 से पाई, सेकेंड क्वाड में से एक नेगेटिव है। π/2 से 3/2 थर्ड क्वाड्रेंट, वहां भी नेगेटिव है। ये पूरा ग्राफ यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बिकॉज सेक पाई -1 होता है। रिमेंबर दैट cos n pi is always -1 to the power n। याद कर लेना, ये वही सेम रिजल्ट दोबारा लिख रहा हूं मैं। सेम रिजल्ट फिर यहां पे आ जाएगा। तो डोमेन तुम्हें पता लग चुका था, r- ऑड मल्टीपल पाई, रेंज भी पता लग गया। ये बीच की वैल्यूज हटा दी हमने बस। तो इसका रेंज क्या मिल गया हमें? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1 ओपन इंटरवल में आएगा, ताकि -1 इंक्लूड हो जाए। सोचो। हाँ, बीच वाले पार्ट तो हटाओगे, ये कहाँ है? बीच वाले पार्ट कहाँ है तुम्हारे पास? ये हो गया यूनियन, ये। हाँ, इस तरह से होगा ना ये। -1 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, बीच का पार्ट हट गया। सर हम्म। सर अगर कोई ऐसी वैल्यू होती है जैसे कि -1 से 1 की जगह 2 से 1, 1 से 2 होती, तो फिर भी ऐसी होता कि जो वैल्यू होगी, मतलब अगर डिनोमिनेटर में नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं, फिर नहीं होगा, फिर उसका कुछ अच्छा। और निकलेगा। फिर हो जाएगा 1/1 1 एंड 1/2, मतलब 1 एंड 1/2 के बीच में नहीं होगी फिर वो। ओके ओके। सर अगर -2 और 2 हो तो। तो फिर -1/2 और +1/2 के बीच की हट जाएगी ना सारी। अगर सपोज ये होता 1/2 cos x, तो फिर -2 एंड 2 हो जाता ना। यस सर ओके।
ये तो उसका था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नहीं नहीं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, y इज इक्वल टू 1/x। सर एक बार आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने -1 और 1 के बीच की वैल्यू क्यों नहीं ली? अगर तुम 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो जो कि -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा या -1 से छोटा आएगा? ग्रेटर देन। तो कहने का मतलब y जो है, sec x जो है, वो -1 और 1 के बीच में नहीं आ सकता, इसलिए उसको अवॉइड कर दिया। ओके सर। और क्या था इसके बाद? फंक्शन cot x, cot का कर लो, y इज इक्वल टू cot x, तो दिस इज cos x by sin x। So sin x not equal to 0, that is x sin 0 कब होता है? n पाई पर। sin n पाई 0 होता है ना। तो cot x का डोमेन हो गया r माइनस n पाई। मतलब अगर हम ग्राफ बनाने चलें तो 0 पे cot डिफाइंड नहीं होता, cot 0 डिफाइंड नहीं होता, π/2 पे डिफाइंड हो जाएगा, पाई पे डिफाइंड नहीं होगा, ये एसिम्प्टोट बनेगा यहाँ पे। 2 पाई पे भी डिफाइंड नहीं होगा, 3π/2 पे डिफाइंड होगा। सिमिलरली -π/2 पे डिफाइंड होगा, -π पे डिफाइंड नहीं होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। वापस वही कहानी, इसको डिफरेंशिएट करो। हाँ, क्या मतलब? डोमेन में नहीं है ना। अगर मैं पाई लेता हूँ तो कॉट कॉस पाई बाय साइन पाई 0 हो गया, तो डोमेन का पार्ट नहीं है ना वो। मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू पे वाई नहीं आएगा। मतलब ये जो डॉटेड लाइन है उसको ग्राफ टच नहीं कर सकता है, टच करेगा तो इन्फिनिटी पे टच करेगा। डिफरेंशिएट करो तो क्या आ रहा है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मतलब स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया ये। तो कॉटेक्स का ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब अगर तुम ग्राफ के ऊपर बैठ गए तो स्लाइड करके सीधा नीचे जाओगे, ऐसे ग्राफ बनना चाहिए। इतना में आइडिया लग चुका है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ बना लो और रिपीट करो पूरा, रेंज निकालो। तो अब वापस वो देखते हैं, 0 से π/2 क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। तो ग्राफ यहाँ पे एक तो वैल्यू π/2 पे 0 आई, कॉट π/2 इज 0, और यहाँ पॉजिटिव होगा। π/2 से पाई कितना होगा? π/2 से पाई सेकेंड क्वाड नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा। डिक्रीजिंग का मतलब स्लाइड बना दो ऐसा, वही 0 से पास नहीं करेगा। बनाओ, दोबारा बनाओ, तुम आधे दिमाग से काम कर रही हो आज। और फिर रिपीट होगा सारा। बन गया? कहाँ पे? नहीं, वहां पे भी आएगा, सेम ग्राफ रिपीट होगा। इसे पीरियोडिक फंक्शन, ये इसका प्रिंसिपल डोमेन हो गया ना। तो अभी ये इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला 1 1 है। हाँ, ये ग्राफ है ना डिक्रीज। यहाँ बैठ के देखो जरा, इमेजिन कर, तुम यहाँ बैठी हो, फिर क्या कहाँ जाओगी? स्लाइड करके नीचे जाओगी, मतलब डिक्रीजिंग है। और जो सेक एक्स का था वो क्या था? वो तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा था ना हाँ, वो उसको। इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा था, देखा था ना।
यस सर। वो हमने देखा भी तो था, sec x tan x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रही थी। यस सर। तो अभी ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, 1 1 है, ऑन टू भी है। तो अभी इस पर्टिकुलर 0 से पाई के केस में sec x बन जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन द मोमेंट। हाँ, लेकिन अभी इफ आई ड्रॉ दिस ऑल्सो बिकॉज ए पीरियोडिक फंक्शन, तो ये हो जाएगा मेनी वन फंक्शन, बट ऑन टू रहेगा। अभी मेनी वन ऑन टू बन गया। लेकिन जब तुम इनवर्स ट्री को पढ़ते हो तो डोमेन इसका रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो ये 1 1 बन जाता है, ऑन टू तो रहता ही है। नहीं पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पढ़ा है, सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है, तीन से। हाँ, रेंज क्या आ रहा है इसका, वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, ग्राफ से पता लग रहा है तुम्हें। राइट फ्रॉम माइनस नेगेटिव, तो इसका रेंज हो गया आर। नेक्स्ट बना लो कोसेक का, कोसेक का था ना। हम्म ये कॉट का है भाई। तो डोमेन तो वापस वही हो गया इसका, साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई। डोमेन हो गया फंक्शन का आर माइनस एन पाई। डिफरेंशिएट करो, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। वापस वही बात आ गई, साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 to 1। तो कोसेक एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकती। पाई पे डिफाइंड नहीं है, 2 पाई पे भी डिफाइंड नहीं है, मतलब डॉटेड लाइन बना दो। ग्राफ वुड बी वेरी सिमिलर टू दैट इज ऑफ सेक एक्स, सिर्फ थोड़ा सा ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा इसका। ये -π/2, π/2, 3π/2। हाँ, अब हम बात करें साइन कोसेक एक्स की ना। 0 से π/2 साइन एक्स पॉजिटिव, कोसेक्स भी पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। एंड π/2 से पाई, π/2 से पाई भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन इसमें जरा देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जरा देख लो। 0 से π/2 क्या होगा, 0 से π/2, 0 से π/2 दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव आएगा, तो डिक्रीजिंग होगा ना। तो 0 से π/2 डिक्रीजिंग हो गया। π/2 से पाई, कोसेक पॉजिटिव, कॉट नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहां से यहां तक डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। और साइन π/2 कितना, 1 होता है, तो यहाँ पे टच करेगा। तो जो कोसेक वाला ग्राफ, सेक वाला ग्राफ था, वो शिफ्ट हो गया, उसका ऑरिजिन शिफ्ट हो गया। बाकी सारी कहानी सेम। साइन 3π/2 -1 होता है, ठीक है। साइन 270 -1 होता है, देख लो यहाँ पे आ रहा है। एंड सेम फिर यहाँ पे ऊपर चला जाएगा इधर। कीप ऑन रिपीटिंग लाइक दिस। तो क्या हो गया इसका रेंज,
क्या बात कर रही हो? यहाँ पे ग्राफ का एग्जिस्ट कर रहा है। सेक एक्स एंड कोसेक एक्स का रेंज सेम होगा, ये सारा तुम्हें इनवर्स ट्रिको में हेल्प करेगा, वहां पे सिर्फ रिवर्स करना है तुम्हें। हाँ हाँ, तो अगर ये पता है तो वो भी हो जाएगा इजीली। और ग्राफ में क्या करोगे? ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ प्रिंसिपल डोमेन लेके यू जस्ट फ्लिप इट ओवर अबाउट ए लाइन y इज इक्वल टू एक्स। जब भी किसी फंक्शन और इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो y इक्वल टू एक्स के बाद उसका मिरर इमेज बना दो, उसका इनवर्स का ग्राफ बन जाता है। तो दिस काइंड ऑफ फंक्शन whenever you have numerator and denominator, this is how you find domain. डोमेन के क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम में, जे में आता है एक क्वेश्चन, चाहे पेपर 1 हो या चाहे पेपर 2 हो। नाउ द क्वेश्चन, नहीं सेम है, पेपर 2 एंड पेपर 1 का लेवल सेम है और सिलेबस भी सेम है। नहीं, मैथ्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। हाँ, जीरो भी आ सकता है ना? तो अगर कोई फंक्शन इन्वॉल्व कर रहा है स्क्वायर रूट, तो द टर्म इनसाइड द स्क्वायर रूट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये इसका रूल है। जैसे कि मान लो कोई फंक्शन है रूट ऑफ x-6 और मैं इसका डोमेन फाइंड करना है, तो कैसे करोगे? अंडर रूट के अंदर ही टर्म को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। कहने का मतलब ये सारी वैल्यूज, तो इसका डोमेन हो गया 6 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल। तो जब भी कोई फंक्शन में रूट इन्वॉल्व होगा तो रूट के अंदर ही टर्म ग्रेटर देन 0 करोगे। क्वेश्चन करो। सबका रेंज निकालना है। अगर एक ही फंक्शन में दो फंक्शन आ रहे होते हैं तो क्या करोगे? दोनों का इंडिविजुअल डोमेन निकाल के उनका इंटरसेक्शन लेना होता है। फाइंड डोमेन ऑफ ईच। सॉरी, हाँ डोमेन, डोमेन तो कर रही हो तुम, तो भूल गई सब कुछ। अच्छा कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक हो गई। सर हाँ, दो में क्या करना होता है, एक बार रिपीट कर दोगे आप? दो में दोनों का इंडिविजुअल डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन। ओके सर, थैंक यू। अगर किसी फंक्शन में दो फंक्शन आ गए तो इसका भी डोमेन निकालो, इसका भी निकालो, फिर इंटरसेक्शन ले लो। भूल गई, सब भूल गई। और क्या, इसको तुम, इसको वो नहीं करोगे नंबर लाइन बना के? सब भूल गए तुम? हाँ तो ये आएगा तुम्हारा, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, प्लस माइनस प्लस, ये आएगा, ये सॉल्यूशन आएगा। इसका तुम रिवाइज नहीं किया ना, तो सारा कर लेते अब तक तो। अगली क्लास में वापस पूछूंगा मैं तुमसे।
हो गया? ये इसको कैसे कर रहे हो? 10 और 5 को एक्सक्लूड क्यों करो? मतलब इफ आई टेक सम वैल्यू से मैं ले लिया 12 ले सकता हूँ ना मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग? 12 डालो इसमें, लिखती जाओ। लिख रही हो ना सर? इनके काम आएगा ना ये सारा फिर। हाँ। हम्म। हाँ ऐसे ही करना है। जैसे पहले वाले में अंडर रूट के अंदर वाली टर्म ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। सो 7 इज ग्रेटर इक्वल टू x, मतलब इसका डोमेन हो गया। हाँ 7 क्लोज इंटरवल में आएगा, लेकिन कितना आ रहा है? ठीक है। x लेस देन 7 है, 7 इज मोर देन, 7 इज ग्रेटर देन x। 7 x से बड़ा है, मतलब x 7 से छोटा है। x 7 से छोटा है, सोचो जरा। सर हाँ। थर्ड वाले में दोनों तरफ क्लोज्ड इंटरवल 5 10 आ रहा है ना? हाँ क्या बोल रहे हो तुम? हाँ तो उसको जनरलाइज करना पड़ेगा, जनरलाइज करना पड़ेगा उसको। हम्म। सेकंड वाले में हमने किया x² -5x+6, x-2 × x-3। नाउ यू गाइस फॉरगेट कि हमने इसको एक कैसे सॉल्व किया था। क्वाड्रेटिक में याद आ रहा है कुछ? वंस अपॉन ए टाइम नंबर लाइन पे प्लॉट किया, साइन स्कीम बनाई, सॉल्यूशन सेट आएगा ग्रेटर देन 0 वाला। उसका सेकंड का आंसर आएगा -2 क्लोज इंटरवल यूनियन, या फिर R-2 3। ये भी कर सकते हो। सर बट हम इसमें तो 2 और 3 इंक्लूड कर रहे हैं। हाँ कर तो लिया इंक्लूड। ये ओपन इंटरवल है तो हट तो गया माइनस। जब मैंने ओपन इंटरवल माइनस किया तो उसका 2 और 3 इंक्लूड हो गया ना। ओ हाँ 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 हाँ, सॉरी, समझ आ गया, समझ आ गया। क्या रे, तुम लोग भी ना मैथ भुला दोगे मुझे। लो फोटो देख लो अब। हम्म। आ जाओ बोर्ड पे कर दो, समझा भी देना। चलो। कहाँ पे करोगी? अरे रूट तो हटाओ। रूट के अंदर की टर्म होनी चाहिए। तुम सब भूल गई हो, मान लो मेरी बात। क्या इसमें तुम क्या रूल लगाओगी? ये करो ना, ये भी तो गलत है तुम्हारा। जीरो जीरो, जीरो का रूट तो 0 हो सकता है। हाँ तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है? फिर उसको जनरलाइज कैसे करोगी? R-। तो पहले वाले से आ रहा था x < <10, दूसरे वाले से आ रहा था x < <5। तो 5 से बड़ा और 10 से छोटा, बिल्कुल सही करा। इट गिव्स यू x < <10, तो 10 से छोटा,
दूसरा था x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, मतलब x 5 से बड़ा. तो ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10, the common part would be this 5 to 10 close interval. Hmm. इस वाले में क्या किया? ये तो फैक्टराइजेबल तो है नहीं ना, तो या तो परफेक्ट स्क्वायर बना दो उसका, या इसका डी निकाल लो. दोनों मेथड से हो सकता है. तो परफेक्ट स्क्वायर ये आ रहा है इसका, जो हमेशा पॉजिटिव होगा. या इसका डी निकाल के कर लो डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है ना इसका, कितना? -95. -90. तो मतलब for no value of x it can be 0. So all real values or real values का आएगा r. रूट साइन एक्स. रूट साइन एक्स में क्या करोगे? साइन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब तुम साइन की कुंडली देखो क्या होता है. साइन यहाँ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है. तो कहने का मतलब हमें साइन की ये वैल्यूज लेनी है. मतलब x कैन बी बिटवीन पाई एंड 0. अबे तुम जनरलाइज भी तो करोगी. 0 से पाई हो सकता है, एक राउंड ले लिया पूरा. 2 पाई से 3 पाई भी हो सकता है. इफ आई टेक वन कंप्लीट राउंड तो ये आएगा 2 पाई से 3 पाई. फिर नेक्स्ट राउंड ले लो. तो हमें क्या करना होगा, इसको ऐड कर दो 2 के पाई. 2n पाई और 2 के पाई ऐड कर दो, बिकॉज मल्टीपल ऑफ आंसर्स आएंगे ना. जैसे कि पहला आंसर है 0 से पाई, फिर दूसरा आंसर है 2 पाई से 3 पाई, फिर आएगा 4 पाई टू 5 पाई. हाँ तो ये हो गया ना. x बिलोंग्स टू 2 के पाई से पाई कॉमन इंटू 2 के प्लस 1. सर वो उसका परफेक्ट स्क्वायर, मतलब आई थिंक आपने वो लिखा है। क्या? वो सर 10x नहीं हो अच्छा जाएगा वो, होल हाँ क्यूब? गलत हो गया थोड़ा सा ना. ठीक है ठीक है, कुछ और आएगा परफेक्ट को. एनीवेज उससे भी वही आएगा आंसर. परफेक्ट 5/2 आना, 5 वो लिखना पड़ेगा मुझे. 5/2 आएगा यहाँ पर. ये आएगा प्लस सम पॉजिटिव नंबर. तो ये हो गया x बिलोंग्स टू 2 के पाई एंड पाई कॉमन 2 के प्लस 1. ये आएगा. अब तुम के को कुछ भी नंबर डाल के देख लो. के को अगर मैंने सपोज 2 लिया तो 4 पाई से 5 पाई हो गया. 4 पाई से 5 पाई यहीं पे आएगा. के को मैंने 1 लिया तो 2 पाई से 3 पाई वापस वही आया. के को 0 लिया तो 0 से पाई आ गया. एंड द लास्ट वाले में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर भी लगेगा और रूट भी लगेगा. मतलब दिस. हाँ हाँ, ये आ जाएगा. फैक्टराइज क्या हो गए फैक्टर्स? एक्स फैक्टर नहीं हो रहा है ये. ऐसा मत बोलो यार, सोच समझ के मैंने क्वेश्चन दिया था तुम्हें. अच्छा ठीक है, फैक्टराइजेबल है लेकिन डिस्का डी ये आएगा. तो डी नेगेटिव नहीं आ रहा, सही बोल रही हो तुम. कौन से ये? हाँ ये इसमें ये तो पता लग गया था ना. मैं 0 से पाई साइन पॉजिटिव होता है. तो जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक में आंसर जनरलाइज करना होता है तो उसमें 2n पाई के मल्टीपल ऐड कर देते हैं. किसी भी एंगल में अगर तुम 2n पाई या 2 पाई के मल्टीपल ऐड कर दोगे, 360 ऐड कर दोगे, तो वापस सेम आंसर आता है. तो हमने 2 के पाई दोनों साइड में ऐड कर. तो तुम जैसे कि पहला आंसर 0 से पाई है, एन को के को मैंने 2 लिया तो 4 पाई से 5 पाई भी आंसर आ सकता है. के को 1 लिया तो फिर पाई से 3 पाई भी आ सकता है. तो इसका क्या आंसर है लास्ट वाले का? -1 इंक्लूडेड नहीं है, 4 इंक्लूडेड नहीं है. साइन स्कीम बनाओगे तो ये आएगा साइन स्कीम तुम्हारा, है ना. तो -∞ टू -1 ओपन इंटरवल 4 to infinity. That is the domain of the function.
कमिंग संडे कौन सा टेस्ट रखा है मैंने? सैटरडे। तो हाँ, बोर्ड से क्वाड्रेटिक है बड़ा। तो नेक्स्ट वीक है। नेक्स्ट वीक है। किसका? क्वाड्रेटिक। Yes, sir. 18 तो ठीक है। क्वाड्रेटिक का है। हाँ तो -1 से छोटा वैल्यू डाल के देखो, -2 डालो तुम। -2 डाल के देखो इसमें, -2 डालो, पॉजिटिव है। क्या बात है, फिर तो मस्ती हो गई तुम्हारी पार्टी। हाँ, घूमने जा सकती हो तुम। तो साइन एक्स वाला बता दो फिर से। साइन एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, 0 से पाई। यस सर। 0 से पाई हो सकता है आंसर, पाई से 3 पाई भी हो सकता है। पाई से हम्म। 3 पाई भी सेम आएगा ना आंसर? नहीं, टू यस। 2 पाई से 3 पाई आ सकता है, 4 पाई हम्म। से 5 पाई आ सकता है, तो उसको जनरलाइज कर दिया, 2 के पाई ऐड कर दिया। इसमें हमने इधर भी 2 के पाई ऐड कर दिया, इधर भी 2 के पाई ऐड कर दिया, 2 के पाई। so ओके that सर। you get the same answer, right? So ending the class, see you next सर time. सर अगर इसमें 10 का केस होता तो हम लोग पाई ऐड कर सकते थे, नहीं नहीं नहीं, मतलब के पाई, तो फिर सेम आता है या नहीं आता? नहीं मतलब नहीं कर सकते, या 2 के पाई ही कर सकते हैं। वो देखना, सोच के बताऊंगा मैं, नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं उसको डिस्कस, ठीक है? ओके सर। सर एक ओके। और चीज थी सर, मुझे अगर डाउट्स आए तो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकती हूँ? हाँ, कर देना। ओके सर, थैंक यू सर।